हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको मैं इस तरीका से भी बोल सकता हूं H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करती है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को। ठीक है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर मैंने एक लिख रखा है ना, ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का मास नंबर है। आप लोग जानते हो ना, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और उसका मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 1। तभी तो आपको पता है हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, 1H1। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम किसको शो करते हैं, परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को, और यहाँ पर हम किसको शो करते हैं, मास नंबर को अर्थात द्रव्यमान संख्या को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का मैंने मास नंबर लिखा अर्थात मैंने उसकी द्रव्यमान संख्या को लिखा है। चलो, ये बात आप लोग समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं बहुत ऐसी सारी चीजें आप लोगों के लिए सिखाऊंगा जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी है। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जो आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ी, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन उनकी दरअसल क्या केमिस्ट्री होती है, उनकी रियल केमिस्ट्री क्या होती है, वो सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा। तो सुनो, टॉपिक हम लोगों का क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। तो ये आप लोगों का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत तभी समझ में आएगा, तब यहां पर मैं कुछ चीज आप लोगों के लिए सिखा दूंगा, क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत में वो चीजें दे रखी हैं। इसलिए पहले मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल जड़ से उठाता हूं, अर्थात मैं पहले आप लोगों के लिए उन चीजों को सिखा देता हूं। जैसे ही आप लोगों को वो समझ में आ जाएंगी, उसके बाद मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। अगर मैंने डायरेक्ट ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। और समझ में आ भी गया तो फिर बेसिक चीजें या फिर उसका बेस है वो क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपका बेस हुआ, कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, वो क्लियर ना हो। ठीक है ना। इसलिए पहले मैं उन चीजों को सिखा देता हूं। जैसे ही आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाएंगी, उसके बाद में मेरे टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में उन चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले उन चीजों को सीख लेते हैं। जैसे ही वो चीज समझ में आ जाएंगी, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे, जिससे कि आगे जाके इस टॉपिक में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना। तो वो चीज मैं आप लोगों के लिए क्या सिखाने वाला हूं, तो सुनो भैया, कि जितना भी आप लोगों का फोकस है वो पूरा मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर बना कर रखना। देखो सुनो मेरी बात, ये फोकस एक ऐसी चीज होती है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि किसी भी चीज को देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उसमें फोकस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हो किसी भी सक्सेस चीज के पीछे एक चीज का जरूर रोल होता है वहां पर, और वो क्या होता है, फोकस। जैसे कि इस वक्त मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, तो मेरा फोकस सिर्फ इतने पर कि मैं क्लास आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जब आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी भी सर का वीडियो देख रहे हो, तो उस वक्त आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम सर की सिर्फ क्लास ले रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है उन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। आगे नहीं बात समझे। जब आप लोग क्लास देख रहे हो, मेरी देख रहे हो या फिजिक्स की देख रहे हो, मैथ की क्लास देख रहे हो, जब क्लास देख रहे हो ना, तो सिर्फ क्लास ही देख रहे हो, बाहर की किसी भी चीज से आपका कोई मतलब नहीं है कि बाहर आप लोगों को कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है ना। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि जितनी ज्यादा फोकस से आप लोग हम लोगों की क्लासों को देखोगे, मेरी क्लासों को देखोगे, ठीक है ना, उतने ही ज्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीजें उतनी ही ज्यादा समझ में आएंगी और सारी चीजें बहुत अच्छी तरीका से क्लियर होंगी आप लोगों की। ठीक है ना। इसलिए जब भी मेरी क्लास देख रहे हो आप लोग या किसी भी सर की क्लास देख रहे हो, तो उस वक्त पूरा फोकस आप क्लास पर रखा करो कि हाँ, इस वक्त हम सर की क्लास को देख रहे हैं और सर बोल क्या रहे हैं और हम समझ कर रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर कुछ चीज मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूं, इसलिए जब तक वो चीज आप लोगों की क्लियर नहीं हो जाती, आप लोग पूरा फोकस मेरे ऊपर बना के रखना और बोर्ड के ऊपर रखना। ठीक है ना। क्योंकि ये टॉपिक और ये क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस चीज के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए अच्छी चीजें बताऊंगा। अब वो अच्छी चीजें क्या होंगी, अभी उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों का एक 11th क्लास का टॉपिक था जो अपना चैप्टर नंबर 2 था। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नाम था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां पर हम लोगों के लिए एक चीज सिखाई जाती थी। ठीक है ना। मुझे पता नहीं आप लोगों को वो सिखाई है नहीं सिखाई है। ठीक है ना। अगर सिखाई है तो अच्छी बात है, और नहीं सिखाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में मैं सिखा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। क्योंकि कॉमन सी बात है, जो चीज आप लोगों की 11th में या 12th में कमजोर रही होगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करवाता जा रहा हूं। ठीक है ना। इसलिए उस चीज की आप बिल्कुल टेंशन मत करो। जहां जहां पर आप लोगों की 11th 12th से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी, उन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये सोच के नहीं चलूंगा कि नहीं यार ये तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ ली होंगी, इनका मैं क्यों डिस्कशन करूं। नहीं, गलत बात। अगर वो चीज यहां पर दे रखी है तो बिल्कुल मैं उसका डिस्कशन करूंगा। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्वांटम संख्या देखी थी।
क्वांटम संख्या 11वीं क्लास का टॉपिक था, ठीक है ना। चाहता तो मैं वहां पर उसको नहीं समझाता, ठीक है ना, और टॉपिक भी आपके समझ में आ जाता, लेकिन मैंने पढ़ाना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि आपको जो चीज पढ़ रहे हो समझ रहे हो वो चीज आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। कभी भविष्य में क्वांटम संख्या से रिलेटेड कोई चीज आ जाए तो पता तो रहे कि हाँ यार ये सर सिर्फ समझी थी हमने सारी चीजें, आगे नहीं बात सही है। इसलिए उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत करो। 11 12 से रिलेटेड जो भी चीजों का डिस्कशन होगा या जो भी टॉपिक हम लोगों के 11 12 के आएंगे उनको सबको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। चाहे आपकी आगे आने वाली जितनी भी यूनिट है वहां पर 11 12 की बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है ना। अब 11 12 क्लास में आपने कैसे पढ़ा है और अब यहाँ पर आप लोग मेरे से कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज रिप्रेजेंट करूंगा ना उसको फिर लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट बेस में बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल फिट हो जाएगी आप लोगों के, ठीक है ना। तो चलो अब अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मैं इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सिखा रहा हूं या हम लोगों को आगे इस टॉपिक में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, तो देखो सुनो, अब जो मैं आप लोगों के लिए चीज सिखाऊंगा वो मैं ये बताऊंगा किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी अणु के अंदर या किसी भी यौगिक के अंदर, मतलब किसी भी एटम के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन देखना बताऊंगा, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक देखना बताऊंगा, न्यूट्रॉन देखना बताऊंगा, द्रव्यमान संख्या देखना बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बेसिक चीज होती है। हर स्टूडेंट को ये चीजें नहीं आती है। हाँ ठीक है 21-20 आती है कि ठीक है यार इलेक्ट्रॉन को ऐसे देखते हैं, प्रोटॉन को ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, दरअसल उनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, वो चीज गहराई में किस तरीके से देखी जाती है, वो चीजों का डिस्कशन मैं अभी करूंगा आप लोगों के लिए। आगे बात सुनिए, इसलिए आज की क्लास में परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, प्रोटॉन कैसे देखते हैं, न्यूट्रॉन कैसे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या कैसे देखते हैं, ये आज की क्लास में आप लोगों को बहुत शानदार तरीका से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैं इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों के लिए एक बार समझा देता हूं, फिर आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दूंगा, कुछ एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा, कुछ एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे जिनको मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। तो मैं पहले आप लोगों के लिए समझा देता हूं, मेरे समझाने के बाद एक दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करके बता दूंगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पलों को आप सॉल्व करना मेरे लिए, ठीक है ना, जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे ही आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी उसके बाद अपने टॉपिक की शुरुआत कर देंगे, जिससे कि टॉपिक में जहां जहां पर ये चीज आएंगी फिर वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज तो मैंने पहले से ही समझा दी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सुनो भैया ध्यान से, क्या हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्या क्या चीज सिखाने वाला हूं इस वक्त। एक तो मैं आप लोगों के लिए सिखाने वाला हूं जेड। जेड हम यहाँ पर किसको बोलेंगे, परमाणु क्रमांक को, ठीक है ना, यहाँ पर हम जेड किसको बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक को, ठीक है ना। एक मैं आप लोगों के लिए क्या सिखाऊंगा, प्रोटॉन, ठीक है ना, क्या सिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, प्रोटॉन, ठीक है ना। एक मैं आप लोगों के लिए क्या देखना बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक मैं आप लोगों के लिए क्या देखना बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन। क्या किसी भी परमाणु अणु या आयन यौगिक के अंदर आप लोग इन सारी चीजों को किस तरीका से देखते हो। परमाणु क्रमांक की बात हो गई, प्रोटॉन की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब बात कर लेता हूं मैं न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। एक मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा न्यूट्रॉन हम किस तरीका से देखते हैं किसी भी परमाणु अणु या यौगिक के अंदर, ठीक है ना। और एक मैं आप लोगों की द्रव्यमान संख्या देखना बताऊंगा, द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आज की इस क्लास में आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर देखना बताऊंगा। अब तक सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। आखिरकार ये एटॉमिक नंबर होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो चीज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। एक मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा प्रोटॉनों को आप किस तरीका से देखोगे किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी अणु के अंदर या किसी भी आयन के अंदर। एक मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा भाई इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे देखते हैं। एक बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए न्यूट्रॉनों को हम कैसे देखते हैं, और एक बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए द्रव्यमान संख्या को, ये मास नंबर को हम किस तरीका से देखते हैं। तो वो सारी चीजों को मैं आप लोगों के लिए समझाने वाला हूं। सुनो तो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इन तीनों चीजों का मतलब बता देता हूं। जेड का मतलब बता देता हूं, देखो सुनो, मैंने इनके सिंबल भी शो कर रखे। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर का सिंबल कौन होता है, जेड। प्रोटॉन का सिंबल खूब जानते हो, पी प्लस होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और आप लोग जानते हो न्यूट्रॉन होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है, अर्थात ना ही तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इस पर नेगेटिव, अर्थात ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और जो अपनी मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, उसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है ना। तो ये सबके नाम रहे और ये सब उनके सिंबल रहे। परमाणु क्रमांक को किससे शो करते हैं, जेड से। प्रोटॉन को किससे शो करते हैं, पी प्लस से। इलेक्ट्रॉन को किससे शो करते हैं, ई माइनस से। न्यूट्रॉन को किससे शो करते हैं, एन से। और मास नंबर को, द्रव्यमान संख्या को किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एक चीज का मतलब बताता हूं और किस तरीका से फिर आप लोग इनको मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालोगे, ठीक है ना। तो पूरा फोकस बनाकर रखना, मैं स्टेटमेंट बोलना चालू कर रहा हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले बात करता हूं परमाणु क्रमांक को। यार हम बहुत दिनों से एक चीज पढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। आखिरकार एक परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। तो सुनो उस चीज को बताता हूं। देखो सुनो, कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है,
उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक की आप डेफिनेशन ऐसा दे सकते हो कि जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। या ऐसा बोल सकता हूं, परमाणु क्रमांकों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों से एक चीज बताई थी कि प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, इसलिए कभी भी प्रोटॉन नाभिक से अंदर से कभी नहीं निकलते। इसलिए ध्यान में रखना, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि किसी का परमाणु क्रमांक सपोज करो 25 है, तो समझ जाना इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 25 होंगे। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन आप प्रोटॉन से दे सकते हो, प्रोटॉन की डेफिनेशन आप परमाणु क्रमांक से दे सकते हो। जैसे कोई पूछे भाई परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बोलो, तो आपका जवाब ये होगा कि भाई प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जैसे किसी ने आप लोगों से बोल दी कि यार किसी के अंदर 35 है, ठीक है ना, किसी के अंदर 35 प्रोटॉन है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो बिल्कुल सीधा सा जवाब है 35 ही होगा उसका परमाणु क्रमांक। किसी ने पूछ लिया कि माना कि किसी के अंदर 15 प्रोटॉन है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो कॉमन सी बात है, सीधा सा जवाब है 15 ही उसका कौन होगा, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होगा। आगे ना बात समझे, इसका मतलब ये निकला कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। या उल्टा बोल दूं, परमाणु क्रमांकों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि एक उदासीन अणु के अंदर, एक उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जैसे सपोज करो किसी का परमाणु क्रमांक 15 है, तो उसमें 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 15 ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। अगर उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, और उस परमाणु पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, प्रोटॉन ना ही तो घट सकते हैं, ना ही प्रोटॉन आप लोगों के बढ़ सकते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? चाहे उस पर पॉजिटिव आ जा, चाहे नेगेटिव आ जा, इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों के प्रोटॉन होते हैं वो ना ही तो घटते ना ही बढ़ते हैं। जो आप लोगों का परमाणु क्रमांक होगा वही आपके प्रोटॉन होंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? इसलिए एक उदासीन अणु के अंदर, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान। जैसे कि मैंने क्या बोली, क्या किसी का परमाणु क्रमांक अगर 15 है तो इसका जवाब क्या है कि उसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 ही प्रोटॉन है। अगर उस परमाणु के पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो, और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए तो जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जेड देख लिया, परमाणु क्रमांक देख लिया। परमाणु क्रमांक हम किसको बोल रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या को, और ठीक है, और प्रोटॉन हम किसको बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांकों की संख्या को। ठीक है, तो जेड क्लियर हो गया आप लोगों का, प्रोटॉन क्लियर हो गया। जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को घटा देना, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा देना। अब देख लेना कितने उसमें पॉजिटिव है। सपोज करो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को घटा देना। सपोज करो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा देना। चलो ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालेंगे, प्रोटॉनों को हम कैसे निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे निकालेंगे। टेंशन मत लो, अभी कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं तो उस एग्जांपल से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन चीजों को तो हम कहीं ना कहीं पर पहले पढ़ भी चुके हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूटन और द्रव्यमान संख्या की। क्या न्यूटन और द्रव्यमान संख्या को हम किस तरीका से निकालते हैं, तो दोनों के मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है। न्यूटन का फॉर्मूला यहाँ पर n बराबर क्या होता है, a माइनस पी। एन बराबर होता है a माइनस पी, और a बराबर क्या होता है p प्लस एन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि हम न्यूटन को कैसे देखते हैं कि n बराबर क्या होता है a माइनस पी, अर्थात जो आप लोगों की द्रव्यमान संख्या होती है, जो आप लोगों का मास नंबर होता है, उसको प्रोटॉन में से घटा दो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? मतलब आप लोग न्यूटन को कैसे देखोगे, न्यूटन का फॉर्मूला होता है n बराबर a माइनस पी। मतलब जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है ना उसमें प्रोटॉनों को घटा दो आप लोग, ठीक है ना, तो आपको किसका नंबर मिल जाएगा, न्यूटन का नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और a को आप कैसे देखोगे, द्रव्यमान संख्या को आप कैसे देखोगे कि आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो। जैसे ही आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी, अर्थात आप लोगों को मास नंबर मिल जाएगा। पहले तो ये बात बताइए, पांचों चीज आप लोगों के समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लो भैया, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तीनों चीजें क्लियर हो गई। परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन को आप प्रोटॉन से दे सकते हो, प्रोटॉन की डेफिनेशन को आप परमाणु क्रमांक से दे सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो एक उदासीन अणु के अंदर, एक उदासीन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, सॉरी हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को घटा देना, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना। जितने उस पर पॉजिटिव आए उतने इलेक्ट्रॉन को घटा देना, जितने उस पर नेगेटिव आए उतने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे काउंट करोगे आप लोग,
A माइनस पी, मतलब जो आपकी द्रव्यमान संख्या है उसको माइनस कर देना किससे, प्रोटॉन से, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों का किसका नंबर आ जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और द्रव्यमान संख्या को आप कैसे देखोगे, क्या प्रोटॉन को जोड़ दो किसकी, न्यूट्रॉन वाली संख्या से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ दोगे तो किसका नंबर आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या का, अर्थात मास नंबर का। तो पहले तो ये बात होता है, ये पांचों चीजों को आप लोग निकाल दोगे, इनमें कोई दिक्कत है नहीं है। एन बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, और ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। अब कुछ स्टूडेंटों को एक क्वेश्चन होता है, उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद फिर वो पूछने लगेंगे, इसलिए मैं यहीं पर उनके डाउट को क्लियर कर देता हूं। सुनो भैया, स्टूडेंटों का दो चीजों में डाउट होता है, ठीक है। डाउट क्या होता है कि बात करते हैं हम न्यूटन की और द्रव्यमान संख्या की, तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि न्यूटन और द्रव्यमान संख्या की जब आप वैल्यू काउंट कर रहे होंगे तो एक वैल्यू आपको पहले से ही पता होना चाहिए। सपोज करो आप लोग न्यूटन की संख्या निकाल रहे हो, तो आप लोगों को द्रव्यमान संख्या पहले से ही पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को द्रव्यमान संख्या पहले से पता नहीं है तो ध्यान में रखना, आप न्यूटन की संख्या नहीं निकाल सकते। अगर आप लोग द्रव्यमान संख्या निकाल रहे हो तो न्यूटनों की संख्या आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटोनों को तो पता लग जाएगा। प्रोटोनों को कैसे पता लग जाएगा, कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी प्रोटोनों की संख्या रख देंगे। लेकिन न्यूटन ध्यान में रखना, तभी आप लोग काउंट कर पाओगे जब किसका नंबर पता होगा, द्रव्यमान संख्या का। और अगर द्रव्यमान संख्या काउंट है तभी आप लोग किसका पता लगाओगे, न्यूटन का। इसका मतलब न्यूटन और द्रव्यमान संख्या दोनों में से एक चीज का आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर एक चीज का आप लोगों को पहले से पता नहीं है तो ध्यान में रखना, फिर आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आप लोग न्यूटन निकाल रहे हो तो द्रव्यमान संख्या आपको पहले से ही पता होना चाहिए, और अगर आप द्रव्यमान संख्या निकाल ले तो न्यूटनों की संख्या का आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। मतलब दोनों में से एक चीज आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों चीज आप लोगों के पास में नहीं है तो ध्यान में रखना, फिर आप कुछ नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। फिर तो केवल इनको देख लेना, परमाणु क्रमांक को देख लेना, प्रोटॉन को देख लेना और इलेक्ट्रॉन को देख लेना, ठीक है ना। इसलिए प्रोटॉन इसलिए न्यूटन और जो आप लोगों की द्रव्यमान संख्या, इन दोनों के अंदर से पहले से आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए। अगर आप लोग न्यूटन निकाल ले तो द्रव्यमान संख्या का पता होना चाहिए, और अगर द्रव्यमान संख्या निकाल ले तो आप लोगों को न्यूटनों की संख्या पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस डाउट को मत रखना अपने दिमाग में, एक चीज आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डाउट ये होता है स्टूडेंट का कि सर एक बात बताओ, जिसका डिस्कशन मैंने कल भी किया था, कि एक बात बताओ सर, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो परमाणु संरचना के अंदर देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, तो नाभिक होती है, मतलब न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होते हैं, कोष होते हैं, सेल होते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो नाभिक में तो कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और कोष में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये चीज आप लोग 11वीं क्लास से जानते हो खूब अच्छी तरीका से, कि ये तो कौन होती है, न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। और ये कौन होते हैं, कोष, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि एक बात बताओ सर, काफी स्टूडेंटों का क्वेश्चन होता है, इसलिए उनका मैं जवाब दे देता हूं। काफी स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन होता है कि एक बात होता है सर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सर ये प्रोटॉन फिर नाभिक में कैसे टिक जाता होगा। भाई हम शुरू से एक ही चीज तो पढ़ते हैं कि समान आवेश, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, ठीक है ना, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। ये चीज हम शुरू से पढ़ते हैं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर सर प्रोटॉन नाभिक में कैसे टिक जाता होगा, क्योंकि सेम सेम चार्ज तो एक दूसरे को रिपल्सन करने चाहिए। तो भैया उन स्टूडेंटों के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है ना। इस डाउट को बिल्कुल बना के मत रखना। इसका रीजन ये होता है कि प्रोटॉन की वजह से ही नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। जिन स्टूडेंटों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर प्रोटॉन नाभिक में कैसे टिक जाता होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे टिक जाता होगा। उसका रीजन ये है कि उस प्रोटॉन की वजह से ही आप लोगों के न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान में रखना, प्रोटॉनों को बाहर निकाल दो, ये न्यूक्लियस के पास से पॉजिटिव चार्ज भी आपका खत्म हो जाएगा। अगली बात सुनिए, मतलब जो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज मत होना। आगे बात सुनिए कि नाभिक के पास, न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से तो होता है, ठीक है ना। तो दो डाउट थे, मैंने आप लोगों के पहले से क्लियर कर दिए। एक चीज फिर बता देता हूं, अगर आप लोगों को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो पहले से ही आपको द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉनों का हमें पता है भाई, परमाणु क्रमांक से पता लग जाएगा प्रोटॉनों का, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन द्रव्यमान संख्या आपको पहले से ही पता होना चाहिए, और अगर आप किसी की द्रव्यमान संख्या निकाल ले तो पहले से ही आप लोगों को न्यूट्रॉनों का पता होना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि न्यूट्रॉन को निकालते वक्त द्रव्यमान संख्या का पहले से ही पता होना चाहिए, और अगर द्रव्यमान संख्या निकाल ले हो तो न्यूट्रॉनों का पहले से पता होना चाहिए, तभी जाके आप द्रव्यमान संख्या निकाल पाओगे, ठीक है ना।
और एक चीज इसका भी रीजन दे दिया कि नाभिक के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। इसलिए कोई स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे टिक जाता होगा, ठीक है ना, उस चीज का भी रीजन दे दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पलों को मैं आप लोगों के लिए सिखा देता हूं, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग समझ जाओ उनको, फिर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, आप उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। फिर जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इस पूरे को तो मैं मिटा देता हूं और कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं। तो इधर देखिए आप लोग, इसको मिटा देता हूं और एक दो एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए उनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीका से आप जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या निकालते हो। देखो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर ले लेता हूं मैं उदासीन परमाणु, मतलब न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। उदासीन मतलब जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल मैं धनावेशित परमाणु के ले लेता हूं, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल मैं किसके ले लेता हूं, धनावेशित मतलब जिनके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहां पर ले लेता हूं धनावेशित, धनावेशित परमाणु मतलब जिनके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और इधर की तरफ ले लेता हूं मैं ऋणावेशित परमाणु, ऋणावेशित परमाणु मतलब जिनके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ऋणावेशित परमाणु मतलब जिनके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल तो किसका ले रहा हूं, उदासीन परमाणु का, अर्थात न्यूट्रल एटम का ले लेता हूं, मतलब जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। उसके अंदर इन पांचों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक दो एग्जाम्पल मैं उनके ले लेता हूं कि जिन एटमों के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक दो एग्जाम्पल उनके ले लेता हूं जिन एटमों के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। इन सबके अंदर हम लोगों को परमाणु क्रमांक निकालना है, प्रोटॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, न्यूट्रॉन निकाल लें और इनकी द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर निकालना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, चलो इधर देखो बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। पहले ले लेता हूं मैं उदासीन परमाणु में अर्थात न्यूट्रल एटम के अंदर कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो देखो इसके अंदर मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं, सोडियम 1123, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, सोडियम 1123 का, ठीक है ना। इसमें मुझे जेड निकालना है, ठीक है ना। इसमें मुझे क्या निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने, इसमें मुझे न्यूट्रॉन निकालने और इसमें मुझे क्या निकालनी है, द्रव्यमान संख्या। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब में काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं इसका ले रहा हूं नाइट्रोजन 714, क्या ले लिया, नाइट्रोजन 714। इसमें मुझे जेड निकालना है, इसमें मुझे प्रोटॉन निकालने, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने, इसमें मुझे न्यूट्रॉन निकालने और इसमें मुझे क्या निकालनी है, द्रव्यमान संख्या। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं किसके एग्जांपल ले लेता हूं, ये तो उदासीन के ले लिए, न्यूट्रल के ले लिए। अब मैं उनके ले लेता हूं जिन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका भी ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों के लिए ले लिया ऑक्सीजन 8, 16 और ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसमें वही आप लोगों को जेड निकालना है, इसमें प्रोटॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने, न्यूट्रॉन निकालने और मास नंबर अर्थात द्रव्यमान संख्या निकालने। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम का, ठीक है ना। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 24। और इसमें कितना चार्ज दे रखा है मैंने, प्लस के 2, ठीक। इसमें वही जेड निकालना है, प्रोटॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने, एन निकालने और ए निकालना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक दो एग्जांपल मैं किसके ले लेता हूं जिन पर कौन सा चार्ज होगा, आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है। चलो ठीक है, तो उसके भी एग्जांपल ले लो। तो एक तो ऑक्सीजन को ले लेता हूं, पॉजिटिव की जगह पे क्या लिख देता हूं, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन का ले लेता हूं आप लोगों के लिए O 8, 16 और यहाँ पर लिख देता हूं -4। इसमें वो जेड निकालनी है, प्रोटॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने, इसमें न्यूट्रॉन निकालने और इसमें द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर निकालने है। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 7, 14 और इस पर कौन सा चार्ज है, -3। वो जेड निकालो, इसमें प्रोटॉन निकालो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, एन निकालो और ए निकालो, ठीक है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये सब के सब मैंने आप लोगों को सामने लिख दिए, ठीक है ना। इन सबके अंदर हम लोगों को परमाणु क्रमांक का पता लगाना है, प्रोटॉनों का पता लगाना है,
इलेक्ट्रॉनों का पता लगाना है, न्यूट्रॉनों का पता लगाना है और द्रव्यमान संख्या का पता लगाना है। ठीक है ना। अब देखते चलो आप एक एक चीज को, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा, उदासीन परमाणु अर्थात न्यूट्रल एटम। फिर उसके बाद में किसकी बात करेंगे, धनावेशित अर्थात पॉजिटिव वाले की। और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ऋणावेशित मतलब नेगेटिव वालों की। चलो ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, देखो सुनो, आप लोगों को पता है कि ये किसका होता है, प्रतीक होता है। किसी भी परमाणु क्रमांक का क्या होता है, प्रतीक होता है। ये नीचे वाली संख्या ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं किसको शो करती है, परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को शो करती है। और ये ऊपर वाली संख्या किसको शो करती है, द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर को शो करती है। ये भी आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, तो काउंट करना चालू करते हैं। एक बार फिर से मेरी स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना। और न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन बराबर होता है ए, न्यूटन बराबर होता है एन बराबर होता है ए माइनस पी, और ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। ठीक है ना। मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूं यहाँ पर। एन बराबर क्या होता है ए माइनस पी और ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो काउंट करना चालू करता हूं। इधर देखिए आप लोग, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक उसने दे रखा कितना होता है 11। ये लिख दो 11 लिख दिया। ठीक है ना। अब आपको पता है जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो कॉमन सी बात है इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है ना। अब आपको पता है ये कौन है, उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है, मतलब ना ही तो इसका पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो कॉमन सी बात है, मैंने क्या बात बोली थी कि एक उदासीन परमाणु के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान। तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने होंगे, 11 होंगे। चलो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन आप लोग कैसे निकालोगे कि जो आपकी द्रव्यमान संख्या है उसमें से आप प्रोटॉनों को घटा दो। तो आप लोगों के लिए द्रव्यमान संख्या सामने वाले ने पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है 23 अर्थात तो 23। इसकी कितनी दे रखी है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या उसने कितनी दे रखी है 23। और प्रोटॉन हमारे कितने 11। 23 में से 11 गए तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कितने बचेंगे 12। 23 में से 11 गए तो आप लोगों को पता है कितने बचेंगे 12। ठीक है ना। मतलब हम लोगों के जो न्यूट्रॉन है वो कितने निकले 12, न्यूट्रॉन कितने निकले 12। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम काउंट करते हैं द्रव्यमान संख्या को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि द्रव्यमान संख्या तो आपका पहले से क्लियर है, आपको पता है कि हमारा आंसर कितने आने वाला है 23, क्योंकि द्रव्यमान संख्या तो सामने वाले ने पहले से दे रखी है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन में से, दोनों में से आप लोगों को एक चीज का पहले से ही पता होना चाहिए। तो सामने वाले ने द्रव्यमान संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, न्यूट्रॉन निकाल दिए। अब न्यूट्रॉन से, अब इस न्यूट्रॉन से हम क्या निकाल देंगे, द्रव्यमान संख्या निकाल देंगे। ठीक है ना। अगर हम लोगों का आंसर 23 आ रहा है तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, और अगर 23 नहीं आ रहा है तो समझ जाना गलत कर दिया। कैसे, इधर देखो, प्रोटॉन हम लोगों के कितने हैं 11। ठीक है ना। प्रोटॉन हम लोगों के कितने 11 और न्यूट्रॉन हम लोगों के कितने 12। अब एक बात बताओ, 12 और 11 कितने होते हैं, 23 होते हैं। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है 23। 12 और 11 कितने होते हैं आप लोगों के 23 होते हैं। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है वहां पर 23। पहले तो ये बात होता है, ये बात समझ में आ गई, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। द्रव्यमान संख्या निकालोगे तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, तो प्रोटॉन हमारे कितने 11 और न्यूट्रॉन हमारे कितने 12। 12 और 11 कितने होते हैं 23 होते हैं, और 23 अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान संख्या हमारी 23 ही है। चलो ठीक है, निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सामने वाले ने शो कर रखा है, कितना होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। ठीक है। अब आपको पता है अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी कितने होंगे 7 होंगे, तो प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे 7। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, क्योंकि उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7 होंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की और द्रव्यमान संख्या की। तो बिल्कुल आप निकाल लो, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपका क्या है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, N बराबर A माइनस पी। तो आप लोगों की यहाँ पर A कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। ठीक है ना। और प्रोटॉन हमारे कितने दे रखे हैं 7, तो 14 में से 7 गए तो कितने बचे 7 बचे, मतलब न्यूट्रॉन हम लोगों के कितने निकल गए 7। अब ठीक है, अब सुनो मेरी बात, न्यूट्रॉन हम लोगों के 7 निकल गए। अब हम काउंट करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या का आंसर तो हमें पहले से ही पता है कि हमारा आंसर कितना आने वाला है 14 आने वाला है। चलो फिर चेक करके देख लेते हैं। तो देखो, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है आप लोगों का P प्लस N। तो आप लोगों को पता है P हमारे कितने हैं 7। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन भी हमारे कितने हैं 7। 7 और 7 कितने होते हैं 14। अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14, जो कि सामने वाले ने दे रखी है। पहले तो ये बात बताओ
इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आराम से कर देना। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर देना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बात तो हमने किसकी कर ली, उदासीन परमाणु मतलब न्यूट्रल एटम, मतलब जिनके पास तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उसमें मैंने आपको परमाणु क्रमांक निकाल दिए, प्रोटॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, न्यूट्रॉन निकाल दिए और द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर निकाल दिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब डिस्कशन करते हैं धनावेशित परमाणु को, अर्थात जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, देख लो, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। धनावेशित परमाणु, इसका मतलब जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आप घटा देना। जैसे सपोज करो उस पर 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देना, सपोज करो उस पर 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा देना। बाकी के आपके प्रोटॉन वही के वही रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बात बोली है कि प्रोटॉन ना ही तो परमाणु से बाहर निकलता है ना ही परमाणु में अंदर आता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन किस में मिलता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं, कोश में, सेल में। तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और आ सकते हैं, प्रोटॉन ना ही तो निकल सकता और ना ही आ सकता। ठीक, चलो देखो जेड की बात करते हैं, इसमें निकालते हैं। आप लोगों का परमाणु क्रमांक दे रखा है, कितना होता है, 8। तो कॉमन सी बात है, प्रोटॉन भी कितने होंगे आप लोगों के, 8। आप सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन आप लोगों के देखते हैं इसमें कितने। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। नेचुरल में ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन गौर से देखो ऑक्सीजन पर 1 पॉजिटिव दे रखा है, तो 8 में से 1 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। आपका एन बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए यहाँ पर कितनी दे रखी है, 16, और आप लोगों के पी कितनी दे रखी है, 8। तो आप लोगों के जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। ठीक है ना। अब द्रव्यमान संख्या को निकालते हैं। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है पी प्लस एन। ठीक है ना। तो देखो पी यहाँ पर कितने, 8, और आप लोगों के न्यूट्रॉन कितने, 8। 8 और 8 कितने होते हैं, 16। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या उसकी कितनी निकली है, 16 निकली है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो बिल्कुल सीधा सा है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। तो कॉमन सी बात है, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन 2 पर पॉजिटिव दे रखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे, 10। अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है ना, सॉरी, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अब न्यूट्रॉन निकाल दो। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हुआ आपको पता ही है, ए माइनस पी। अर्थात ए कितनी दे रखी है आप लोगों की, 24। ठीक है ना। पी आप लोगों के प्रोटॉन कितने दे रखे हैं आप लोगों के, 12। ठीक है ना। तो 24 में से 12 गए तो कितने बचे आप लोगों को पता है, 12। ठीक है ना। मतलब हम लोगों के न्यूट्रॉन कितने निकले, 12। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पी हमारे कितने हैं, 12, और आपको पता है न्यूट्रॉन के कितने होते हैं, 12। 12 और 12 कितने होते हैं, 24। 12 और 12 कितने होते हैं, 24। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संख्या सामने वाले ने पहले से ही दे रखी है कि मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितना होता है, 24 होता है। तो बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को जोड़ के देख लो, आपकी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। चलो ठीक है, दोनों आप लोगों के समझ में आ गए। अब बात करते हैं हम ऋणावेशित परमाणु की, मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बात होगी, 1 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ देना। अगर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, अगर 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। चलो काउंट करते हैं। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो कॉमन सी बात है, प्रोटॉन कितने होंगे, 8। लेकिन बात जब इलेक्ट्रॉन की करते हैं तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन एक उस पर नेगेटिव दे रखा है। मैंने क्या बात बोली, जितने नेगेटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। 1 नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 8 और 1 कितने होंगे, 9। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9। ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की और द्रव्यमान संख्या की। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आप लोगों को क्या दे रखा है, ए माइनस पी, और ए बराबर क्या दे रखा है, पी प्लस एन। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ए आप लोगों की कितनी दे रखी है, 16। ठीक है ना। प्रोटॉन हमारे कितने हो गए, 8। तो कितने बचे हम लोगों के, कितने बचे, 8। ठीक है ना। मतलब हम लोगों के लिए न्यूट्रॉन कितने निकले, 8 निकले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी, द्रव्यमान संख्या की। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। प्रोटॉन हम लोगों के कितने, 8, और न्यूट्रॉन हम लोगों के कितने, 8। तो 8 और 8 कितने होते हैं, 16। 16 आंसर बिल्कुल अपना सही है, क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या पहले से कितनी दे रखी है, 16। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस वाले की बात करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ठीक है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो कौन सी बात है, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7। ये लिख दिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो 7 तो नाइट्रोजन के पास होते हैं, और गौर से देखो नाइट्रोजन पर माइनस के 3 लिख रखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 7 और 3 कितने होते हैं, 10। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन काउंट कर लो। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, और ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। तो देखो नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है आप लोगों के लिए, 14।
प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 7, तो कॉमन सी बात है आप लोगों के 14 में से 7 गए तो कितने बचे 7 बचे, अर्थात हम लोगों के न्यूट्रॉन कितने निकले 7। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, तो देख लेते हैं अगर हमारा आंसर 14 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 7, 7 और 7 कितने होते हैं 14, और 14 ही उसकी कौन है द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इस तरीका से आप परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई तरीका से प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये तो मैंने आप लोगों के लिए सिखा दिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग उनमें सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अपना अपना आंसर करके रख लेना, ठीक है ना। अपना अपना आंसर करके रख लेना, फिर लास्ट में जब मैं इनके आंसर बताऊं जब अपना अपना चेक कर लेना, फिर देख लेना कहां पर आप लोगों ने मिस्टेक की है। अगर आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक नहीं की है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और मिस्टेक की है तो देखो आप लोगों ने कहां पर मिस्टेक की है। आगे नहीं मेरी बात समझ में? अब सुनो कि ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल देने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने सीधे एग्जाम्पल लिए और आप लोगों के लिए दे दिए, आप लोग इनको तो आराम से सॉल्व कर लोगे, क्या दिक्कत आ गई? ऐसे ही एग्जाम्पल और लूंगा तो 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं उनमें, ठीक है ना। इसलिए यहां पर तो मैंने आप लोगों के लिए किसके समझाए, परमाणु के समझाए, एटम के समझाए, और उन पर जो चार्ज है उनके आयन के समझाए। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए किसके देने वाला हूं, मॉलिक्यूल्स के देने वाला हूं, अणु के एग्जाम्पल देने वाला हूं। तो मैं ये देखता हूं कि कितने स्टूडेंट इस मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों को निकालेंगे, और 1-2 एग्जाम्पल मैं किसके दे दूंगा, एटम के भी दे दूंगा, ठीक है ना। अब सुनो, एटम के तो निकाल देंगे, जहां तक मेरा विश्वास है पूरे स्टूडेंट निकाल देंगे। मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने, द्रव्यमान संख्या कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अभी मॉलिक्यूल्स में निकालोगे उसके अंदर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने, ठीक है ना, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने, और अपना अपना आंसर करके रख लेना, ठीक है ना। फिर जब मैं करूं तब अपना अपना आंसर मिला लेना, ठीक है। तो इसको तो मिटा देता हूं, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, तो करो उनको सोल्व। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लो और करो सॉल्व। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, अणु ले रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग अणुओं में निकालना। एक एग्जांपल ले लिया मैंने सीओ का, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। ये कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें निकालो, इसमें आप लोगों को क्या निकालने, एक तो प्रोटॉन निकालने और एक आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकाल, बस प्रोटॉन निकाल दो और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है ना। एक आप लोगों का दे रखा है यहां पर CO3-2 दे दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसमें भी आप प्रोटॉन निकाल दो और आप लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है ना। एक एग्जांपल आप लोगों का लिया है मैंने SO4-2, ठीक है ना। इसमें आप लोग प्रोटॉन निकाल दो और मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है ना। इन ये तो मैंने किसके ले लिए, अणु के ले लिए, मॉलिक्यूल्स के ले लिए, अणु के ले लिए मतलब मॉलिक्यूल्स के ले लिए, ठीक है ना। 1-2 एटम के भी ले लेता हूं मैं। तो एक एग्जांपल यहां पर मैं ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3 हो गए ना। अब एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में ले लेता हूं फ्लोरीन 9, और यहां पर लिख देता हूं माइनस, और इस पर लिख देता हूं 19, ठीक है ना। इसमें आपको जेड निकालना है, प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एन निकालना है और ए निकालना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं सल्फर का। इसमें आपको सल्फर यहां पर 16, 32 और -2, इसमें आप लोग मुझे जेड निकाल के बताओ, प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, एन निकालो और ए निकालो, ठीक है ना। इनको काउंट करके बताओ मुझे, ठीक है ना। चलो काउंट कीजिए इनमें, इनके आंसर अपने अपने करके रख लेना, ठीक है ना। अभी आप लोग अपना अपना चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं सॉल्व करूंगा जब, निकालो तो फिर सारे स्टूडेंट।
कर लीजिए सारे ने सबने सॉल्व, ठीक है ना। एक बार एक काम करो, मैं थोड़ा टाइम और दे रहा हूं, आप अपने अपना सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अपने अपने आंसर निकाल लो, अभी अपना अपना आंसर मिला लेना, करो सॉल्व। ठीक है, अब मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूं। जिन जिन स्टूडेंटों ने अपना अपना क्या क्या आंसर निकाला वो अपना अपना आंसर मिला लेना, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, ज्यादातर स्टूडेंटों ने ये तो निकाल दिए होंगे, क्योंकि इनमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, वो तो निकाल दिए होंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंटों को इनमें प्रॉब्लम आई होगी, जो सॉल्व करने वाले ने तो ये भी सॉल्व कर दिए होंगे, उनको तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जिन स्टूडेंटों के साथ हो सकता है कि कुछ स्टूडेंटों को गलत हो गया, तो वो देखना गलती आप लोगों ने कहां पर की है, और जिन स्टूडेंटों ने सही किए हैं वो बेस्ट है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इनके अंदर काउंट करते हैं हम। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक बात बताओ मुझे यार, मैंने क्या बात बोली है कि चाहे कोई मॉलिक्यूल्स हुआ, कंपाउंड हुआ, मतलब कोई यौगिक हुआ या एटम हुआ, प्रोटॉनों की संख्या सेम रहनी है, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या सेम रहनी है, मतलब प्रोटॉन ना तो बाहर निकलेगा ना ही प्रोटॉन अंदर आएगा, ठीक है। चलो काउंट करते हैं। तो एक बात बताओ, इसके अंदर मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो यार मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। आप लोगों को पता है कि अगर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो कॉमन सी बात है उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6। तो कॉमन सी बात है उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या आप इसके अंदर काउंट करोगे सीयू में, तो 6 प्रोटॉन तो किसके हो गए? कार्बन के, और 8 प्रोटॉन किसके हो गए? ऑक्सीजन के। तो आप लोगों को प्रोटॉन का नंबर कितना आएगा? 14 आएगा, क्योंकि 6 तो इसके हो गए और 8 इसके हो गए, 14 आ गए। और कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? क्योंकि आप लोगों को पता वो उदासीन है, न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अपना मिला लेना ये वाला, ठीक। चलो अब बात करते हैं CO3-2 पर। तो गौर से देखो, यहां पर माइनस के 2 चार्ज लिख रखा, CO3-2। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनो, काउंट करते हैं प्रोटॉनों की। तो कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं? 6, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं। तो मुझे एक बात बता, 3 ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 24, ठीक है ना। 3 ऑक्सीजन के पास 8 या 24 हो गए ना, 3 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 24। 24 और 6 कितने होते हैं? 30 होते हैं। अर्थात यहां पर जो आप लोगों के प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे? 30। अरे सही है यार, ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन हो गए? 24 हो गए। एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, तो कॉमन सी बात है 3 के पास कितने हो गए? 24। और कार्बन के पास 6 होते हैं, तो 24 और 6 कितने होते हैं? 30 ही तो होते हैं, ठीक है। ये तो बात प्रोटॉनों की हो गई CO3-2 में। अब इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो गौर से देख लो यार, प्रोटॉनों की जितना संख्या है उसमें प्लस के 2 कर देना, क्योंकि यहाँ पर CO3-2 है, तो आपको माइनस का मतलब है यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो 30 और 2 कितने हो गए? 32। अर्थात इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 32, क्योंकि इस पर कितना चार्ज दे रखा? माइनस के 2। तो जोड़ देंगे माइनस के 2 को हम प्लस में कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का मतलब चीज को जोड़ते हैं, प्लस का मतलब चीज को घटाते हैं, ठीक है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं SO4-2 पे। तो गौर से देखो इधर कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो कॉमन सी बात है 16 प्रोटॉन तो इसको हो गई। और एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अर्थात एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 32, ठीक है ना। 8 गुना 4 कर देना, 32 आएगा, ठीक है। 32 प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास हो गए, 16 प्रोटॉन सल्फर के पास हो गए। 32 और 16 कितने होते हैं? 48, ठीक है ना। 32 और 16 कितने होते हैं? 48। अर्थात ये 48 प्रोटॉन किसमें हो गए? SO4-2 में, ठीक है ना। 32 तो किसको हो गए आप लोगों के? ऑक्सीजन के, और 16 किसको हो गए? सल्फर के। तो 32 और 16 कितने होते हैं? 48। और आप लोगों को पता है कि SO4- पे 2 चार्ज दे रखा है, तो 48 तो उसमें प्रोटॉन है, और तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 48 होंगे, 48 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 उस पर माइनस के चार्ज दे रखा है, तो कॉमन सी बात है आप लोगों के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 48 प्लस 2 कर देना, तो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप लोगों के 50 हो गए। अर्थात SO4-2 के अंदर जो आप लोगों के प्रोटॉन होंगे वो तो कितने होंगे? 48, और जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 50, क्योंकि आप लोगों के ये 2 जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो इनके अंदर हो गया। अब अपना अपना आंसर मिला लेना, किन किन लोगों ने सही किया है, किन किन लोगों ने गलत किया है, अपना अपना आंसर देख लेना, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसकी। इसमें सॉल्व, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लगभग सबने ही सॉल्व कर दिया होगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9, लिख दिया, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी कितने होंगे? 9। अब सुनो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9, ठीक है ना। और एक उस पर माइनस चार्ज दे रखा है, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से ही, एक माइनस का ऐड कर दो, 9 और 1 कितने होते हैं? 10। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, एन बराबर क्या होता है? A-P, ठीक है ना। ए यहाँ पर कितनी दे रखी है? 19, ठीक है ना। और प्रोटॉन हमारे लिए कितने दे रखे हैं? 9, ठीक है ना।
प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 9, और ए हमारे लिए पहले से कितनी दे रखी है 19 दे रखी है। तो कितने बचे 10 बचे, 19 में से 9 गए तो कितने बचे 10 बचे, ठीक है ना। मतलब हम लोगों के न्यूट्रॉन कितने निकल गए 10। अब हमें द्रव्यमान संख्या काउंट करनी है, द्रव्यमान संख्या काउंट करते हैं P प्लस N, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगी द्रव्यमान संख्या। अब आपको पता है हमारा आंसर कितना आना चाहिए 19, क्योंकि द्रव्यमान संख्या उसकी 19 है, 19 आंसर आना चाहिए, तो पता लग जाएगा अभी। तो देखो प्रोटॉन हम लोगों के कितने हो गए 9, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन हम लोगों के कितने हो गए 10। 9 और प्लस 9 को प्लस से 10 से कर दो तो आप लोगों को पता कितना आएगा 19 आएगा, और 19 हम लोगों का बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों की द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है 19 दे रखी है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। तो देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, तो कॉमन सी बात है उसमें प्रोटॉन भी 16 ही होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो एक बात बताओ, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 16 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास सही है, और माइनस के 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो 16 और 2 कितने होते हैं 18। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 18। अब काउंट करते हैं हम किसको n बराबर क्या होता है a माइनस बी, ठीक है ना। ए आप लोगों के लिए दे रखी है कितनी दे रखी है 32, ठीक है ना, और पी आप लोगों के लिए कितना दे रखा है 16। 32 में से 16 गए तो कितने बचे 16 बचे, ठीक है ना, अर्थात आप लोगों का न्यूट्रॉन कितना निकल गया 16 न्यूट्रॉन निकल गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की ए की। तो आपको पता है आपका आंसर कितना आना चाहिए 32, ठीक है ना, क्योंकि द्रव्यमान संख्या सामने वाले ने पहले से दे रखी है, तो आप लोगों को आंसर कितना आना चाहिए 32 आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, 32 आंसर आ जाएगा, अभी पता लग जाएगा। तो देखो ए बराबर क्या होता है आप लोगों का P प्लस N। तो देखो P यहाँ पर कितने दे रखे हैं आप लोगों के 16, ठीक है 16, और आप लोगों ने अभी न्यूट्रॉन निकाले, न्यूट्रॉन भी कितनी है 16, 16 और 16 कितने होते हैं 32। इसका मतलब अपनी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो द्रव्यमान संख्या वो हम लोगों के लिए कितनी निकली है 32 निकली है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। इस तरीका से किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी अणु के अंदर और किसी भी आयन के अंदर आप परमाणु क्रमांक देख सकते हो, प्रोटॉन देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, न्यूट्रॉन देख सकते हो, द्रव्यमान संख्या देख सकते हो। किस तरीका से देख सकते हो मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए सिखा दी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो बड़े बड़े लेवल की एग्जाम होती है उनमें ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, और इतनी घुमा घुमा के पूछते हैं कि जैसे इनको ज्यादा पूछते हैं वो, क्योंकि इसमें तो ज्यादातर स्टूडेंट निकाल देते हैं, इनमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा। अरे प्रॉब्लम की बात ही क्या है यार, सीधा सा टॉपिक है, आराम से कर देना। देखो मैं हर लेक्चर में एक बात बोलता हूँ कि टॉपिक को जितना ज्यादा आप लोग समझोगे, टॉपिक की गहराई में जितना ज्यादा जाओगे, टॉपिक को पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा, सब्जेक्ट को पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। रटने की तो कहीं पर बात करनी ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना, चाहे वो स्पेक्ट्रो कोई सा भी टॉपिक हो। यहाँ पर ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूर्ण पे कर दोगे आप लोग, ठीक है सर, अरे बहुत सीधी है सर ये तो, ठीक है ना, उसकी बिल्कुल टेंशन मत करो। बस जिस एंगल से मैं करवाता चल रहा हूँ चीजों को, उस एंगल से आप पढ़ते चलो, ठीक है ना। लास्ट में नंबरों को देखना, आप झेल नहीं पाओगे, इतने सारे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में कि आप झेल नहीं पाओगे। देखो बार बार मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि केमिस्ट्री मैं 5 साल से बीएससी, एमएससी, 11th 12th रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आईआईटी जेम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ, जहां पर भी मैं कहीं पर भी काम करता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब केमिस्ट्री में कम नंबर आए हो और किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। केमिस्ट्री के नंबर हमेशा और सब्जेक्टों से ज्यादा ही आते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आप लोगों की मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी बॉटनी हो या जूलॉजी हो, ठीक है ना। केमिस्ट्री के नंबर हमेशा ज्यादा आते हैं कंपेयर टू और सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो आप लोग अपने नंबर देखने लास्ट में इतने सारे नंबर आएंगे कि आप बोलोगे सर वास्तव में केमिस्ट्री के नंबर ही अलग दिख रहे हैं आपके, ठीक है ना। और आपकी बार का रिजल्ट देख लो भाई, आपकी का जो रिजल्ट निकला बीएससी थर्ड ईयर का, उसमें रिजल्ट देखो इतना फासला कर दिया, और सब्जेक्टों में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फासला। मैथ फिजिक्स में नंबर देखो, बॉटनी जूलॉजी में नंबर देखो 100 के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे स्टूडेंटों के, और केमिस्ट्री में नंबर देखो किसी के 118 है, किसी के 125, 124, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर दिया उन सब्जेक्टों में केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत करो। आप लोग जो चीज है आप लोगों का बेस्ट है, केमिस्ट्री का रिजल्ट आप लोगों का नंबर 1 पर आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री का रिकॉर्ड, केमिस्ट्री के नंबर आप लोगों के बिल्कुल नंबर 1 पर रहेंगे। मैं जिस एंगल से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीका से नोट्स लिखा रहा हूँ, वो सारी चीजों को आप मेरे अकॉर्डिंग करते चलो, ठीक है ना। सारी चीजें बेस्ट होंगी अपनी, और वो तो देख ही रहे हो आप लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाइए यार आप लोगों के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों का आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, और इस चीज का तो मैंने आप लोगों के लास्ट ईयर के पेपर डाल रखे हैं, उस लास्ट ईयर के पेपर को आप सॉल्व करके देखना। एक भी एक ऐसा शब्द नहीं जो हमारे नोट्सों से बाहर जा रहा हो, अपने लेक्चर से बाहर जा रहा हो, सारी की सारी चीजें वहीं से आ रही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के इनऑर्गेनिक में 33 में से 33 नंबर आना चाहिए, और ये तो खुद को ही पता लग गया कि यार इनऑर्गेनिक में हमारा नंबर नहीं कटेगा।
जाएगा। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा ना तो ऑर्गेनिक में भी आप यही बोलोगे सर टेंशन मत करो, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आधा नंबर नहीं कट रहा। और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा तो फिजिकल को भी देखना आप लोग, कोई सी भी देख लेना, मतलब आप लोगों का बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट रहेगा, बेस्ट नंबर आएंगे। इस चीज की हम लोगों को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जिस एंगल से मैं करवाता चला उस एंगल को आप चीजें करते चलो। पहले तो ये बात बताओ, यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें कर लोगे ना आप लोग आराम से, ठीक है ना। क्योंकि आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कम से कम ये मान लो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा आप लोगों का। 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं एक लेक्चर के लिए, ठीक है ना। इसलिए आज की क्लास को तो मैं यहीं तक रखूंगा। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी ये टॉपिक आप लोगों को रनिंग में चल रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इस टॉपिक में मुझे जरूरत पड़ेगी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिद्धांत है ना, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने वो चीज आप लोगों को पहले से सिखा दी है, सारी चीजें आज के इस लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीका से बता दिया, ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में हम इस टॉपिक की बिल्कुल शुरुआत करेंगे, जिससे जहां पर भी कहीं पर इलेक्ट्रॉन की बात हुई या प्रोटॉन की बात हुई या फिर न्यूट्रॉन की बात हुई, द्रव्यमान संख्या की बात हुई, तो वो हमारी पहले से क्लियर होगी, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इन सारी चीजों को समझ चुके हैं। आगे नहीं बढ़ा सकता उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, सारी चीजें आप लोगों की बहुत बढ़िया तरीका से हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से पूछ ले। वैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, क्या पूछोगे आप लोग मेरे से, सारी चीजें तो आप लोगों के लिए बता दी, ठीक है ना। जेड बता दे, चलो एक बार और बता देता हूं, ठीक है ना, जैसे मेरे भी दिल को शांति मिल जाए कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो सुनो भैया, एक बार पांचों को फिर से बता देता हूं एक बार मैं कम शब्दों में, क्या जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो एक साथ 3 चीज क्लियर, परमाणु क्रमांक भी क्लियर, प्रोटॉन भी क्लियर और इलेक्ट्रॉन भी क्लियर। इलेक्ट्रॉन का ऐसा केस है कि अगर उदासीन है कोई एटम या अणु तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। लेकिन सपोज करो अगर किसी पर प्लस है तो घटा देना, और अगर किसी पर माइनस है तो जोड़ देना। अब वो देख लेना कितने प्लस हैं उतने प्लस घटा देना, और कितने माइनस हैं उतने माइनस आप बढ़ा देना, ठीक है। इनका खत्म, और इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनके तो फॉर्मूले लिख रखे हैं। एन बराबर क्या होता है ए माइनस पी, और ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। मतलब किसी एक की वैल्यू आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग न्यूटन निकाल रहे हो तो द्रव्यमान संख्या आपको पहले से पता होना चाहिए, और अगर आप द्रव्यमान संख्या निकाल रहे हो तो न्यूटन आपको पहले से पता होना चाहिए, मतलब एक नंबर आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज कुछ स्टूडेंटों का होता है, उनके लिए मैंने रीजन दे दिया कि भैया एक चीज की वैल्यू आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक टॉपिक जो अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं उसको। कुछ स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट पूछते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। काफी स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन होता है कि सर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर प्रोटॉन नाभिक में टिक कैसे जाता है। तो भैया मैं बता देता हूं कि जो नाभिक पर पॉजिटिव होता है ना, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। इसलिए प्रोटॉन उसमें रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि किसी का परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बोलोगे तो वो प्रोटॉन से, जैसे मैंने क्या बोली कि किसी का परमाणु क्रमांक 22 है सपोज करो, तो आपका जवाब होगा सर उसमें 22 ही प्रोटॉन हो, ठीक। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि किसी के पास 22 प्रोटॉन है तो आप तुरंत ही बोल दोगे सर इसका परमाणु क्रमांक भी 22 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन ना ही तो नाभिक में आता है और ना ही नाभिक से बाहर जाता है, फिक्स होते हैं आप लोगों के। इलेक्ट्रॉन ही आता है और इलेक्ट्रॉन ही जाता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये आज का आपका लेक्चर था, अच्छी तरीका से क्लियर कर लेना, ठीक है ना। आज ये सारी चीजें आप लोगों के लिए समझा दी, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते, सारी चीज समझा दी। और कल के लेक्चर में इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।